हेलो, हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज फिर अपनी अगली क्लास इसी नेशनल जीके में जो संविधान सभा का प्रावधान चल रहा था कैसे हैं आप लोग। चलिए तो दोस्तों, अब हम इसमें आगे की बात करते हैं। जो अभी पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि संविधान सभा का कैसे गठन हुआ, कब हुआ, कुल सदस्य संख्या कितनी थी, सदस्य किस प्रकार के थे, मनोनीत और निर्वाचित। उसके बाद में हमने इसी में ही पढ़ा संविधान सभा की कुल 4 बैठकें, संविधान सभा का अध्यक्ष। अब देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपने आज की इस क्लास में। और मेरे दोस्तों, सबसे पहले शुरू होता है आज इस क्लास में कि संविधान सभा में महिला सदस्य संख्या। हमारी संविधान सभा में महिला सदस्य संख्या याद रखोगे दोस्तों। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य संख्या 15 थी। कितनी थी? 15। 15 महिला सदस्य संख्या थी। 389 में 389 में से कुल महिला सदस्य संख्या मेरे दोस्तों 15। उसके बाद में अगर इसमें बात करें तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं एकमात्र मुस्लिम महिला। एकमात्र मुस्लिम महिला थी वो बेगम एजाज रसूल थी। कौन थी? बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य भी थी। अब संविधान सभा की सदस्य संख्या को एक बार रिपीट करते हैं। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या आप लोगों को पता है, अभी हमने पढ़ा था कितनी है? 389, 389। अब देखिए, 389 सदस्य संख्या है। 389 सदस्य संख्या प्रारंभ में थी। 389 सदस्य संख्या उस दिन थी जिस दिन संविधान सभा का चुनाव हुआ। चुनाव में आपने देखा कि मुस्लिम लीग का अलग बहुमत आया, और अलग बहुमत के बाद इसमें देखते हैं तो फिर पाकिस्तान अलग देश की मांग प्रस्तुत हो गई थी माउंटबेटन योजना में। माउंटबेटन योजना की बात करें मेरे दोस्तों, माउंटबेटन योजना भारत कब आई? माउंटबेटन योजना में क्या प्रावधान था? आपने पहली क्लास में पढ़ा था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में भारत एक संघ होगा, ये प्रावधान। और इसी बात को लेकर, क्योंकि उसमें पाकिस्तान राष्ट्र का प्रस्ताव नहीं था, तब मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार कर दिया। क्योंकि मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग कर रही थी 1940 से, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन से। अब माउंटबेटन योजना पुनः आई है, एक नई योजना 3 जून 1947। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत हुई है। माउंटबेटन योजना के जो प्रावधान है, माउंटबेटन योजना के जो प्रावधान है अर्थात उद्देश्य हैं, वो हमें देखना है। माउंटबेटन योजना का उद्देश्य था भारत विभाजन। भारत विभाजन है। माउंटबेटन योजना में भारत विभाजन की रूपरेखा थी जो 3 जून 1947 ईस्वी को आई है। अर्थात माउंटबेटन योजना में मेरे दोस्तों पाकिस्तान राष्ट्र का प्रस्ताव था। पाकिस्तान राष्ट्र का प्रस्ताव पास हो गया था। माउंटबेटन योजना में ये क्लियर हो गया था जिस भी दिन भारत स्वतंत्र होगा उस दिन एक देश के दो देश बनेंगे। हिंदू बाहुल्य ब्रिटिश प्रांत हिंदुस्तान रहेगा, मुस्लिम बाहुल्य ब्रिटिश प्रांत पाकिस्तान रहेगा। जैसे ही पाकिस्तान राष्ट्र का प्रस्ताव हुआ, माउंटबेटन योजना में हम कह सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता का आधार है। भारतीय स्वतंत्रता का आधार माउंटबेटन योजना है। अर्थात भारत को स्वतंत्रता माउंटबेटन योजना के तहत, क्योंकि इससे पहले ये क्लियर हुआ था कि भारत को स्वतंत्रता किस आधार पर मिलेगी, एक संघ के रूप में मिलेगी या फिर विभाजन के साथ। तो माउंटबेटन योजना में क्लियर हो गया जिस दिन भारत स्वतंत्र होगा अलग पाकिस्तान देश बनेगा, अर्थात विभाजन होगा। जो स्वतंत्रता की सबसे बड़ी समस्या है वो इसमें क्लियर कर दी कि स्वतंत्र होगा भारत उस दिन विभाजन होगा बस। और जैसे ही माउंटबेटन योजना आई, अलग पाकिस्तान राष्ट्र का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। तो माउंटबेटन योजना के बाद माउंटबेटन योजना के बाद माउंटबेटन योजना के बाद या हम कह सकते हैं पाकिस्तान विभाजन के बाद हम कह सकते हैं
पाकिस्तान विभाजन के बाद, हम कह सकते हैं पाकिस्तान विभाजन के बाद, पाकिस्तान विभाजन के बाद, पाकिस्तान विभाजन के बाद, पाकिस्तान विभाजन के बाद, या मेरे दोस्तों हम कह सकते हैं स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या, संविधान सभा, संविधान सभा, संविधान सभा कुल सदस्य संख्या कितनी शेष होगी? कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या है वो बची 324, क्योंकि और सदस्य चले गए पाकिस्तान में। उस समय जो ये चुनाव था, संविधान सभा का गठन था 389 सदस्यों का, ये वर्तमान भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, लेकिन पाकिस्तान जब अलग राष्ट्र बन गया, उसी से बाद में फिर 1972 के शिमला समझौते में बांग्लादेश मिल जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों इसमें बात देखते हैं कि भारत विभाजन के बाद या पाकिस्तान विभाजन के बाद या स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी बची? 324। और जो सदस्य बचे ये सभी पाकिस्तान से निर्वाचित हुए थे, तो वो अलग देश में चले गए, भारतीय संविधान सभा से हटा दिए गए। ओके, उसके बाद देखते हैं संविधान सभा का पुनर्गठन, संविधान सभा का पुनर्गठन, संविधान सभा का पुनर्गठन अक्टूबर 1948 में, और अक्टूबर 1948 में संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ है। और अक्टूबर 1948 में पुनर्गठन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या बची 299। कितनी बची? 299। इस प्रकार से संविधान सभा की ये सदस्य संख्या अलग अलग चेंज होती है। कब कितनी सदस्य संख्या बची है? प्रारंभ में थी 389, भारत विभाजन के बाद 3 जून 1947 के बाद, पाकिस्तान राष्ट्र का प्रस्ताव के बाद, माउंटबेटन योजना के बाद या स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या बची 324। ये दो क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर विशेष याद रखने हैं। चलिए अब संविधान सभा की सदस्य संख्या की बातें आपकी क्लियर हुई। अब हम आगे इसी में चलते हैं कि संविधान सभा, इस संविधान सभा में अब आगे की और बात करते हैं। तो संविधान सभा में आगे की जब हम देखते हैं तो सदस्य संख्या के बाद अब शुरू करते हैं संविधान सभा का अगला एक पॉइंट कि संविधान सभा के कुल कितने प्रारूप प्रस्तुत किए गए। आपने पढ़ा है प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति, और इस प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति, मसौदा समिति जिसे कहते हैं, अगस्त 1947 में गठन हुआ था, जिसने संविधान सभा के 3 प्रारूप प्रस्तुत किए। अब इसमें हम देखते हैं कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा। हमारे देश के संविधान को बनाने में, संविधान को बनाने में कुल समय, संविधान को बनाने में कुल समय जो वो लगा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, 18 दिन का समय लगा। तो संविधान को बनाने में कुल समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है संविधान को बनाने। उसके बाद में देखिए आगे के हम देखते हैं संविधान को बनाने में कुल खर्चा कितना है। संविधान को बनाने में कुल खर्चा, कुल खर्चा है, कुल खर्चा जो आया है संविधान को बनाने में, वो मेरे दोस्तों संविधान सभा का कुल खर्चा जो है वो है, संविधान सभा का कुल खर्चा जो है वो लगभग 92,96,000 है। तो हम कह सकते हैं 63 सॉरी, संविधान को बनाने में कुल खर्चा जो हमारे हुआ है वो लगभग 63 लाख रुपए का खर्चा, लगभग कितने का है? 63 लाख रुपए का खर्चा संविधान को बनाने में कुल लगभग और 63 लाख रुपए का खर्चा, 63 लाख रुपए खर्चा है वो संविधान को बनाने में हुआ। अब देखते हैं संविधान सभा के बारे में किसने अपने क्या विचार प्रकट किए। सबसे पहले अभी आपने पहले वाली क्लास में पढ़ा था चर्चिल, चर्चिल है जो ब्रिटेन का पूर्व प्रधानमंत्री है। चर्चिल ने संविधान सभा को, संविधान सभा, इसको संविधान सभा, संविधान सभा को हिंदुओं की सभा कहा है। किसकी सभा कहा है दोस्तों? हिंदुओं की सभा,
हिंदुओं की सभा इसे कहा गया है। अब हिंदुओं की सभा किसने कहा? संविधान सभा को हिंदुओं की सभा पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा है। देखिए, अगर बात करें पंडित जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को चलियामान राष्ट्र कहा है। क्या कहा है? चलियामान राष्ट्र कहा है। चलियामान राष्ट्र, चलियामान राष्ट्र कहा है। चलियामान राष्ट्र संविधान सभा को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? चलियामान राष्ट्र। अर्थात आज मेरा देश विकास की ओर चल पड़ा है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में आपने पढ़ा था संविधान सभा की मांग एक लंबे समय से हो रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये मांग हमारी स्वीकार कर ली। बस इसी कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को चलियामान राष्ट्र की संज्ञा दी है। ये आप याद रखिए। अब देखो, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, चुनाव में अलग अलग सीटों पर चुनाव हुआ था और देखते हैं सबसे पहले कि जो संविधान के पिता हैं, संविधान के जनक हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। ये संविधान सभा या संविधान के जनक हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का प्रारंभ में शुरुआत प्रारंभ में जो सदस्य चुने गए थे, ये चुने गए थे पूर्वी बंगाल से, और स्वतंत्रता के बाद पूर्वी बंगाल बन गया था पूर्वी पाकिस्तान अर्थात वर्तमान बांग्लादेश। लेकिन जैसे ही 3 जून 1947 माउंटबेटन की घोषणा से पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बनने की योजना थी, और उसी समय फिर अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से जो सदस्य थे ये पाकिस्तान में चले गए। इनकी वहां से सदस्य संख्या खत्म हुई। पुनः अम्बेडकर संविधान सभा में कहां से चुने गए? बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में पुनः बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के पुनः सदस्य संविधान सभा के पुनः सदस्य कहां से निर्वाचित हुए? पुनः सदस्य कहां से निर्वाचित हुए? और वो मेरे दोस्तों, पुनः जो सदस्य बने हैं निर्वाचित, वो पुनः सदस्य बने हैं कहां से? वो बने हैं संयुक्त प्रांत से। संयुक्त प्रांत से उस समय महाराष्ट्र गुजरात संयुक्त प्रांत कहलाते थे, और संयुक्त प्रांत में भी अगर पूछा जाए तो ये मुंबई से पुनः निर्वाचित। अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारंभिक सदस्य कहां से बने? प्रारंभ में इन्होंने चुनाव जीता है पूर्वी बंगाल से। दूसरी बार जैसे पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया तो दोबारा से अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य बने, और दोबारा से अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य बने हैं संयुक्त प्रांत या मुंबई से। ये हमारी बातें हुई। देखिए, इस समय अगर बात की जाए तो कांग्रेस की ओर से स्वतंत्रता के समय, संविधान सभा के समय कांग्रेस की ओर से, इसकी ओर से जो स्वतंत्र भारत की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी थी कांग्रेस, कांग्रेस की ओर से कांग्रेस की ओर से महत्वपूर्ण कांग्रेस की ओर से एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता कौन थे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। कौन थे? राष्ट्रपिता। और इसी समय विभाजन के समय, संविधान सभा की स्थापना के समय हम माने तो मुस्लिम लीग, जो भारत की मुस्लिम समुदाय ने मिलकर अपनी एक पार्टी बना रखी थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग की ओर से महत्वपूर्ण नेता संविधान सभा की स्थापना के समय मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ये दोनों अपनी अपनी और पार्टी की ओर से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता, राजनीतिक नेता। लेकिन याद रखोगे मेरे दोस्तों, ये दोनों ही देशों के महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य नहीं बने। संविधान सभा के सदस्य नहीं बने। याद रखेंगे, दोनों ही महत्वपूर्ण नेता संविधान सभा के सदस्य नहीं बने। ये हमारी बातें हुई। अब देखिए, आगे चलते हैं
तो अब संविधान का पिता वगैरह कौन है, संविधान के जनक कौन है, और वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। याद रखेंगे मेरे दोस्तों, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कई बार एग्जाम में छपा है कि संविधान के पिता, किसके पिता, संविधान के पिता कौन है, संविधान के पिता, संविधान के पिता हैं मेरे दोस्तों, और वो हैं डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, ये संविधान के पिता हैं, अम्बेडकर, अम्बेडकर, अम्बेडकर संविधान के पिता। देखो, अम्बेडकर भारतीय संविधान के पिता हैं, भारतीय संविधान के जनक। बात करते हैं अम्बेडकर जी आधुनिक भारत के मनु, आधुनिक भारत के मनु, आधुनिक भारत के मनु किसे कहा जाता है, आधुनिक भारत के मनु हैं डॉक्टर अम्बेडकर। बोलो कौन है, डॉक्टर अम्बेडकर। आधुनिक भारत के मनु हैं डॉक्टर अम्बेडकर, आधुनिक भारत के मनु हैं डॉक्टर अम्बेडकर। अब डॉक्टर अम्बेडकर आधुनिक भारत के मनु क्यों कहलाते हैं, इसके पीछे मेरे दोस्तों एक वास्तविकता है, और वो वास्तविकता क्या है वो अब हम देखते हैं कि अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक क्यों कहलाते हैं, आधुनिक भारत के मनु क्यों कहलाते हैं। सभी जाना में हेलो, आपको पता है सनातन संस्कृति, सनातन संस्कृति भारत की प्राचीन संस्कृति रही है, अर्थात सनातन से ही बाद में बने हैं हिंदू। हिंदू धर्म का कोई व्यवस्था, हिंदू धर्म का कोई जनक नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के व्यवस्थापक, हिंदू धर्म के मैनेजमेंट करता व्यवस्थापक, हिंदू धर्म के व्यवस्थापक जो है, हिंदू धर्म के व्यवस्थापक जो है, हिंदू धर्म के व्यवस्थापक हैं ऋषि मनु। कौन है, ऋषि मनु। ऋषि मनु ने वैदिक काल में मनु स्मृति लिखी थी। क्या लिखी थी, मनु स्मृति। अब मनु स्मृति क्या है, हिंदू धर्म की मैनेजमेंट बुक है, हिंदू धर्म के रीति रिवाज, कार्यशैली, ये सभी मनु स्मृति में, मनु स्मृति में। और मनु स्मृति की जो रचना है, मनु स्मृति, मनु स्मृति की रचना वैदिक काल में ऋषि मनु ने की। अब देखिए मेरे दोस्तों, प्राचीन भारत में सनातन संस्कृति की व्यवस्था की है किसने, ऋषि मनु ने। पूरे सांस्कृतिक कल्चर वगैरह ऋषि मनु ने बनाया। और आधुनिक भारत की शासन पद्धति टोटल बनाई है किसने, संविधान में अम्बेडकर जी ने। इसी कारण आधुनिक भारत का अम्बेडकर, आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर अम्बेडकर को कहा जाता है। ये हमारे संविधान की कुछ प्रारंभिक बातें थी, लेकिन एक बात आप अच्छे से नोट डालकर याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में, भारत के संविधान में, भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 भारत के दो नाम, भारत के दो नाम, अर्थात संविधान में भारत के दो नामों को मान्यता है। एक नाम है इंडिया, एक नाम है इंडिया, और दूसरा नाम भारत का संविधान में रखा गया है भारत। क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, समय समय पर भारत के एक नाम रखे गए, जैसे आर्यभट्ट है। उसके बाद में अगर इसमें बात करें तो भारत का नाम भारत रखा गया, इंडिया रखा गया, हिंदुस्तान रखा गया। आज इन समस्त नामों में भारत का नाम क्या रखा मिलता है संविधान में, और वो है इंडिया और भारत। और भारत के दो नामों का वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में हमें मिलता है। लेकिन एक प्यारी सी बात और है दोस्तों, एक
बहुत अच्छी सी बात और है, और उसमें ये है कि संविधान में भारत को क्या कहा। संविधान में भारत को क्या कहा गया। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया। राज्यों का संघ, याद रखेंगे, यूनियन कहा गया। संविधान में भारत का नाम रखा गया है राज्यों का संघ। अब राज्यों का संघ है, इंडिया है ही मेरे दोस्तों राज्यों का संघ। अगर इंडिया से राज्य अलग हो गए तो इंडिया का कोई प्रावधान है ही नहीं। इसी कारण भारत के राज्यों को मिलाकर एक अखिल अखंड भारत का निर्माण हुआ है। तो भारत का अस्तित्व है भारत के राज्यों से। इसी कारण संविधान के आर्टिकल 1 में भारत का नाम रखा है राज्यों का संघ। ये आपको यहाँ पर विशेष याद रखना। इस प्रकार से हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। अब संविधान को संविधान के रूप में परिष्कृत करने के लिए अनेक समितियों का गठन हुआ है। वो समितियां हम पढ़ेंगे। उसके बाद में संविधान के विदेशी स्रोत हैं। विदेशी स्रोतों में प्रावधान ये है, आज हमारे देश का जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। लेकिन मेरे दोस्तों, अब हम एक बात देखते हैं। सबसे पहले मूल संविधान, भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान भारतीय संविधान है, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। और यदि आपसे पूछा जाए, लिखित शब्द न हो ऑप्शन में और सीधा लिखे विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो भी हमें याद रखना है भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। यह भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। दोस्तों, अब देखिए हम इसमें आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसने कहा। संविधान भारतीय संविधान भारतीय संविधान को विश्व विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसने कहा। विश्व का सबसे बड़ा संविधान वो कहा है सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स सर आइवर जेनिंग्स ब्रिटिश राजनीतिज्ञ हैं। जेनिंग्स सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा और है भी भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान। यदि आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है या लिखित कौन सा है, तो भारत का। फिर अगला यदि क्वेश्चन बने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसने कहा, तो वो है सर आइवर जेनिंग्स। देखिए भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, अभी आपने पढ़ा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 18 दिन का समय लगा। अब इसमें बात करते हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान को बनाने में सबसे ज्यादा समय लगा 2 वर्ष 11 माह। अब इसी में ही अगर हम आगे चलते हैं तो भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। भारतीय संविधान को उधार का थैला। उधार का थैला से मतलब ये है संविधान रूपी बैग में जो भी अम्युनिशन जो भी सामान है वो किसी न किसी दूसरे देश से उधार लिया गया है। और संविधान में सामान जो होगा वो होगा मेरे दोस्तों शासन चलाने वाले काम। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान के समस्त कानून किसी न किसी दूसरे देश से लाए गए हैं। अब आगे की बात करते हैं। भारतीय संविधान को वकीलों का शब्द क्या कहा जाता है। वकीलों का शब्द। वकीलों का शब्द किस संविधान को कहा जाता है। भारतीय संविधान को वकीलों का शब्द कहा जाता है क्योंकि आज भी हमारे संविधान के कुछ आर्टिकल्स, संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संविधान में लिखे आर्टिकलों के अनुसार फैसले देते हैं। अब कुछ बातों में आज भी समस्या है, जैसे आपने प्रस्तावना में संशोधन, मूल अधिकारों में संशोधन कभी पढ़े हों, तो सुप्रीम कोर्ट अलग अलग समय के अनुसार इसमें अपने
अपने निर्णय सुनाता है और इसमें वकीलों को प्रॉफिट है कोर्ट केस में। इसी कारण भारतीय संविधान को वकीलों का संविधान कहा गया है। अब मेरे दोस्तों इसी में हम आगे चलते हैं भारतीय संविधान के बारे में। तो देखिए मूल संविधान प्रारंभिक संविधान में 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ था, उस संविधान में हम अगर देखते हैं तो संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395। संविधान में मूल संविधान में कुल भाग कितने थे? संविधान में कुल भाग थे 22। उसके बाद में देखते हैं मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? अनुसूची थी 8। लेकिन यदि हम देखें तो वर्तमान संविधान की बात करते हैं तो वर्तमान संविधान में आर्टिकल जो के जो है 395 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं। भाग भी जो मूल भाग हैं वैसे 26 आते हैं, लेकिन मूल भाग आज भी 22 ही हैं। और यदि अनुसूचियां देखी जाए तो वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? 12। देखिएगा मूल संविधान में कुल 395 आर्टिकल, कुल भाग 22, कुल अनुसूचियां 8। लेकिन वर्तमान संविधान का यदि प्रारंभ किया जाए तो वर्तमान में भी कुल अनुच्छेद या आर्टिकल 395 ही हैं। भाग कितने हैं? 22। और अनुसूचियां कितनी हैं? 12। हमारे संविधान में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं समय समय पर, कुल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन देखिए आज भी कुछ बुकों में कहीं भी आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 460 के आसपास बता रहे हैं और भाग 26। लेकिन मेरे दोस्तों मूल आर्टिकल कोई नहीं बढ़ा है। 395 से आगे कोई 396, 396 कोई आर्टिकल नहीं बना। और न ही अब तक हमारे संविधान में 22 भागों से अलावा कोई भाग 23 भाग संख्या नहीं बनी। इन्हीं पहले से स्थित आर्टिकल्स और पहले से स्थित भाग को ही अलग अलग पार्टीशनों में बांट दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण पंचायती राज, ग्रामीण पंचायती राज ग्रामीण पंचायती राज को संवैधानिक जो दर्जा मिला है वो 73वें संविधान संशोधन पारित हुआ 1992 में, लेकिन लागू हुआ 1993। 73वें संविधान संशोधन में हुआ। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, लेकिन कोई नया आर्टिकल नहीं बनाया गया। आर्टिकल 243 243 के ही 16 पार्ट बना दिए ए से ओ, अर्थात मूल आर्टिकल वही रहा, इसी के अलग अलग पार्टीशन बना दिए। लेकिन पंचायती राज का उल्लेख इसी 73वें संविधान संशोधन 1993 में भाग 9 में किया गया। इसमें किया गया? भाग 9 में। और अगर बात करें नगरीय स्वशासन को संवैधानिक जो दर्जा मिला है वो मिला है 74वें संविधान संशोधन 1993 में। अब नगरीय स्वशासन में आपने पढ़ा है, नगरीय स्वशासन का उल्लेख भाग 9 में, 9 क में नगरीय स्वशासन का उल्लेख संविधान के भाग 9 क में, 9 क में। मेरे कहने का अर्थ ये है कि नगरीय स्वशासन के लिए संविधान में अलग से कोई भाग संख्या नहीं बढ़ाई, भाग 9 क। उसी प्रकार से बेटा इसमें भी मेरे दोस्तों जो अनुच्छेद रखे गए, आर्टिकल रखे गए वो 243 के ही पार्ट किए गए। और नगरीय स्वशासन के लिए आर्टिकल रखा गया 243 पी से जेड जी या आर्टिकल 243 पी से जेड जी या ये से 6, आर्टिकल तय से ये 6, आर्टिकल तय से ये 6। एक ही आर्टिकल को बढ़ाते जा रहे हैं, एक ही भाग को बढ़ाते जा रहे हैं। कोई मूल आर्टिकल नहीं बढ़ा, कोई मूल भाग नहीं बढ़ा। इसीलिए हम कह सकते हैं वर्तमान संविधान में भी 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं।
ये हमारे संविधान के मूल आर्टिकल्स, वर्तमान आर्टिकल, भाग, अनुसूचियां हमने पढ़ी। आज के बेटा क्लास में ही समाप्त करते हैं और आगे की बातें संविधान के भाग, उनकी अनुसूचियां वगैरह नेक्स्ट क्लास में। ओके।